हमीरदेव चौहान को इतिहास में अपने हट के कारण जाना जाता है। हमीर हट के कारण वो प्रसिद्ध हो गए। एक ऐसे राजा जो अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर देते हैं। तो ऐसे राजा हमीरदेव चौहान की आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि हम क्या इसमें अध्ययन करने वाले हैं। हमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक होते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में अराजकता की स्थिति होती है। गुलाम वंश, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, सल्तनत काल का जो सबसे प्रमुख सबसे प्रथम वंश था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे, अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक थे बलबन, तो उनकी हत्या के बाद स्थितियां परिवर्तित होने लग जाती हैं और खिलजी वंश की स्थापना होती है जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी जब ये देखते हैं कि हमीर अपने शासन को, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, साथ ही हमीर की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही है, उसकी वीरता के कारण वह प्रसिद्ध होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, 2 बार 1291 में और 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वो रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। और जैसा कि हमने देखा था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो अगले शासक बनते हैं खिलजी वंश के, वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और वो भी रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आसानी से रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। छल कपट के माध्यम से 1301 ईस्वी में आक्रमण करके वह रणथंभौर के दुर्ग को विजित करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमीर ने इतनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया कि हम इतिहास में हमीर को चौहान वंश के महान राजाओं में उनकी गणना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमीरदेव चौहान। सबसे पहले देखते हैं कि उनका शासनकाल क्या रहा। उनका शासनकाल रहा 1282 से लेके 1301 ईस्वी तक। जैसा कि मैंने बताया, रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रतिभा संपन्न थे हमीरदेव चौहान। इनके पिता जैत्र सिंह चौहान ने अपने जीवित रहते ही 1282 ईस्वी में अपने जीवन काल के दौरान ही इनका राज्यारोहण कर दिया। तो ये कहाँ के शासक बन गए, देखिए साथ में मैंने मानचित्र को भी शामिल किया है। ये राजस्थान का मानचित्र आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीमा है सवाई माधोपुर और ये यहाँ रणथंभौर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। इनका राज्यारोहण हो जाता है हमीरदेव चौहान का। और हमें हमीरदेव चौहान के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों से। कौन कौन से? एक तो नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है हमीर महाकाव्य, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। एक जोधराज के द्वारा रचित हमीर रासों से हमें हमीरदेव के संपूर्ण शासनकाल की और इन युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं कि किस तरह से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और खिलजी साम्राज्य की आंखों की किरकिरी बनते हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे ये। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में उस वक्त जो अराजकता की स्थिति थी उसका फ़ायदा उठा करके, यानी दिल्ली की तरफ से निश्चित होकर के अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया और इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने की इन्होंने नीति अपनाई। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया और मांडलगढ़ से कर वसूलना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण के जो परमार शासक थे राजा भोज, है ना, धार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है, तो उनको पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर जो कि काठियावाड़ में है, पुष्कर, चंपा होते हुए ये वापस रणथंभौर पहुंचे और इसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन किया। और कोटि यजन यज्ञ वैसा ही होता है जैसा कि मैंने बताया आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो यहाँ हम मानचित्र में देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों को विजित किया। उन्होंने यहाँ से अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया, उसके बाद जो दक्षिण के परमार शासक थे भोज, उनको पराजित किया, ठीक है, ये धार वाले क्षेत्र में। और फिर ये उत्तर की ओर यहाँ चित्तौड़, आबू, ठीक है, चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर होते हुए फिर यहाँ से पुष्कर के बाद चंपा होते हुए ये वापस कहाँ पहुँचे, सवाई माधोपुर पहुँचे। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने कौन से यज्ञ का आयोजन किया, कोटि यजन यज्ञ का इन्होंने आयोजन किया। यानी काफ़ी साम्राज्य इन्होंने अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। अब
ये क्या है, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अब जलालुद्दीन जो खिलजी है वो करते हैं आक्रमण। तो आक्रमण के कारण जैसा कि मैंने बताया, हमीर की बढ़ती शक्ति को देख करके खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। अच्छा, अब ये झाइन का दुर्ग क्या है? ये रणथंबोर का दुर्ग है। तो रणथंबोर के दुर्ग के प्रवेश की जो कुंजी है, जो उसका प्रवेश द्वार है, वो क्या है? वो है झाइन का दुर्ग। ठीक है, यानी एक तरह से इसकी की है, ये कुंजी है झाइन का दुर्ग की। अगर झाइन का दुर्ग विजिट कर लिया तो रणथंबोर के दुर्ग को विजिट किया जा सकता है। तो हालांकि उन्होंने झाइन का दुर्ग विजिट कर लिया, उस पर अधिकार भी कर लिया और उसके बाद रणथंबोर पर आक्रमण किया, लेकिन हमीर ने सुरक्षात्मक रणनीति अपनाई जिसके कारण वह जीत नहीं पाया। उसके बाद सुल्तान जैसे ही, यानी जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली वापस लौट गए, क्या किया हमीर देव चौहान ने? वापस से अपना झाइन का दुर्ग है वो अपने नियंत्रण में ले लिया। 1292 ईस्वी में फिर जलालुद्दीन खिलजी ने कोशिश की रणथंबोर के दुर्ग को जीतने की। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या हुए? फिर वो असफल रहे, यानी वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश के अगले शासक बनते हैं। वो 1299 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां, जो कि उनके महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि उलुग खां और नुसरत खां कौन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण सेनापति थे। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने अपनी शाही सेना भेजी, क्या करने के लिए? रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। इन्होंने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अब क्वेश्चन वही उठता है कि आक्रमण क्यों किया गया, आक्रमण के कारण क्या थे? तो महत्वपूर्ण कारण तो वही थे कि जो हमीर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और ये जो सल्तनत कालीन शासक थे, खिलजी वंश के जो शासक थे, उनसे ये देखा नहीं जा रहा था, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन भी महत्वाकांक्षी था, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। रणथंबोर का जो दुर्ग था वो अपना सामरिक महत्व रखता था, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे रणथंबोर का दुर्ग है तो दिल्ली भी नज़दीक है, आगरा भी नज़दीक है, दक्षिण के क्षेत्र भी यहाँ से पास ही हैं, तो इसका अपना सामरिक महत्व था। इसी के चलते हमीर का प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो ये सब कुछ कारण तो थे ही थे। अब जो तत्कालिक कारण बनता है, करंट जो कारण बनता है, जो कि बारूद के ढेर में आग का काम करता है, वो होता है हमीर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बागियों को शरण देना। ये इंपॉर्टेंट कारण बनता है पूरे युद्ध का। होता क्या है कि जो गुजरात अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना गुजरात विजय के बाद वापस दिल्ली लौट रही होती है। ये देखो, ये लौट रही है दिल्ली की तरफ इनकी सेना। लेकिन इनके जो दो सैनिक होते हैं, क्या क्या नाम होता है? मोहम्मद शाह और केहबरू। जो दो मंगोल सेनापति होते हैं, क्या नाम होता है? मोहम्मद शाह और केहबरू। ये क्या करते हैं? सारा लूटा हुआ धन तो ले लेते हैं अपने अधिकार में, और जो शाही सेना होती है उसके साथ जाने से मना कर देते हैं और खुद ले लेते हैं हमीर के यहाँ शरण। कहाँ पर? रणथंबोर में। अब राजपूती आन बान शान क्या कहती है कि जो शरणागत आ गया है, आपकी शरण में जो आ गया है, उसकी रक्षा करनी है। अब हमीर इनको इनकी रक्षा का क्या दे देता है? वचन दे देता है। और ये जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मुझे मेरे ये जो बागी हैं, जो विद्रोही हैं, मंगोल सेनापति, इनको वापस लौटा दो। लेकिन हमीर क्या कहता है कि मैं मेरे शरण में आए हुए व्यक्तियों को नहीं लौटाऊंगा। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो जाते हैं। वैसे ही वो सोच रहे होते हैं आक्रमण करने की रणथंबोर पर, और अब तो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? ये अलाउद्दीन के कहने पर भी, न लौटाने पर अलाउद्दीन क्रोधित हो जाते हैं और रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजते हैं। तभी ही हमीर अपने हट के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनके लिए दोहा कहा जाता है। कौन सा दोहा? सिंह समन सत्पुरुष वचन, सिंह समन सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि शेर एक बार ही संतान को जन्म देता है, इसी तरह से जो सत्पुरुष होते हैं, सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनका वचन एक बार में, उनका दिया हुआ वचन ही महत्व रखता है। उसी तरह से केले का फल भी एक बार ही फलता है और
जो नारी होती है उसको तेल व उपटन भी एक बार ही चढ़ता है, ठीक उसी तरह से हमीर का हट भी इतना महत्वपूर्ण है कि हमीर जो एक बार निश्चित कर लेता है वो उससे दोबारा डिगता नहीं है। यानी हमीर अपने हट के कारण क्या होता है, हमीर के हट के कारण उस पर आक्रमण होता है, और इस आक्रमण में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उसके पूरे परिवार का जो प्राण न्यौछावर वह अपने हट के लिए कर देता है। यहाँ देखो, ये शाही सेना होती है, तो शाही सेना वही करती है जो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। क्या करती है, सबसे पहले जो रणथंबोर के दुर्ग की जो कुंजी था, झाइन का दुर्ग, ये लोग उसको जीतते हैं, है ना। 1299 ईस्वी में आक्रमण करके उसको जीत लेते हैं। अब हमीर क्या होते हैं, कोटि यजन यज्ञ हमने कहा था कि उसके बाद उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा होता है, और वो अपने 2 सेनापतियों को भेजते हैं। क्या नाम होते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह। तो उनको शत्रु के मुकाबले के लिए भेजते हैं। तो भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में जो राजपूत सेना इतनी वीरता बहादुरी से लड़ती है कि जो एक खिलजी सेना थी, शाही सेना थी, उसको परास्त कर देती है, बुरी तरह से उस पर आक्रमण कर देती है ना। लेकिन शत्रु सेना क्या होती है, जैसे ही भीम सिंह और धर्म सिंह वापस लौट रहे होते हैं रणथंबोर की ओर, शत्रु की सेना दोबारा से आक्रमण कर देती है। तो ऐसी स्थिति में भीम सिंह क्या करते हैं, भीम सिंह खुद तो रुक जाते हैं और धर्म सिंह को बोलते हैं कि जाओ तुम राजा को, हमीर देव को सूचना दे करके आओ कि शत्रु की सेना ने दोबारा से आक्रमण कर दिया है। तो भीम सिंह क्या होते हैं, ये तो क्या है, लड़ते हुए मारे जाते हैं, है ना, और धर्म सिंह सूचना देने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद दोबारा से, ये तो यहीं पे हो जाता है, फिर दोबारा से आक्रमण होता है। दोबारा से वो उलुग खां और नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। अब की बार क्या होता है कि नुसरत खां मारा जाता है और जो तुर्की सेना होती है वो भागने लगती है, ठीक है। और नुसरत खां मारा गया, तुर्की सेना भागने लगी। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या मिलता है, समाचार मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही विशाल सेना के साथ खुद आ जाते हैं रणथंबोर के दुर्ग में और यहाँ घेरा डाल लेते हैं। लेकिन हमीर वही सुरक्षात्मक रणनीति अपनाते हैं, यानी अपने किले के अंदर ही संपूर्ण खान पान रसद का प्रबंध करके बैठे होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, किले से बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं पड़ता है। तो काफ़ी लंबे समय तक ये घेरा चल रहा होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी भी परेशान हो जाता है कि ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे। फिर वही जो इतिहास हमें कहता है कि हर युद्ध छल कपट से जीते गए हैं, वीरता के मामले में तो कोई हम भारतीयों से सानी रहा नहीं है। तो यही होता है, क्या होता है, छल कपट का प्रयोग किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कैसे, जो हमीर के विश्वास पात्र सैनिक होते हैं रणमल और रतिपाल, तो हमीर क्या करता है, रणमल और रतिपाल को अपने पक्ष में कर लेता है, क्या करके, उनको लालच दे करके, ठीक है। अब दोनों ये क्या होते हैं, रणमल और रतिपाल मार्ग बता देते हैं, जो गुप्त मार्ग होता है रणथंबोर के दुर्ग में जाने का, ये गुप्त मार्ग वो बता देते हैं। इससे क्या होता है, दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण जो ये तुर्की सेना होती है, खिलजी की जो सेना होती है, ये दुर्ग में पहुंच जाती है। अब दुर्ग में सेना पहुंच गई तो राजपूत सभी क्या करते हैं, केसरिया धारण कर लेते हैं कि अब जो शत्रु के सामने झुकना नहीं है, अब तो लड़ते हुए हमारा ही जाना है। तो हमीर और राजपूत सैनिक जो होते हैं वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और उधर क्या होता है, हमीर की रानी रंगदेवी अपनी पुत्री पद्मला के साथ क्या करती हैं, जितनी भी नारियां होती हैं, जितनी भी राजपूत स्त्रियां होती हैं, उनके साथ जल जौहर कर लेती हैं। अब ये जौहर क्या होता है, केसरिया, केसरिया तो मैंने बता दिया आपको कि जो राजपूत वीर होते हैं, वीर पुरुष जो होते हैं, ये शत्रु के सामने, उसके सामने झुकने की बजाय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं केसरिया बांध करके, ठीक है। और साका क्या होता है, साका में केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है, यानी उधर तो पुरुष वीर गति को प्राप्त करते हैं और वहाँ उनकी महिलाएं जौहर कर लेती हैं, या तो वो अग्नि जौहर, अग्नि में कूद करके अपनी जान देती थी, या फिर जल जौहर, जैसा कि यहाँ हुआ, रणथंबोर में हुआ। तो राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का इसे महत्वपूर्ण शाखा कहा जाता है। कौन सा शाखा, रणथंबोर का शाखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये केसरिया हो रहा है और इधर ये जल जौहर हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को जब रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है, तो क्या करते हैं, वो रणमल और रतिपाल को मार देते हैं कि जब तुम अपने ही राजा के विश्वास पात्र नहीं हुए तो तुम मेरे कैसे विश्वास पात्र होगे। तो रणमल और रतिपाल को तो क्या कर देता है, मार देता है। और हमीर अपने हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। और जो ये रणथंबोर का युद्ध हुआ उसमें एक विद्वान थे अमीर खुसरो, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि
रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन विद्वान थे? तो कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, और इस तरह से ये युद्ध होता है। हमीर अपने हट के अपने जो वचनों की रक्षा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ अपना जीवन बलिदान कर देता है। अब बात करते हैं हमीर के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए गए। तो अपने पिता जैत्र सिंह, कौन थे उनके पिता? जैत्र सिंह। तो अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में, याद में, उन्होंने रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की एक छतरी बनवाई थी। तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंशीय शासक हमीरदेव चौहान ने। ठीक है, और कहाँ पर करवाया था? रणथंभौर दुर्ग में यह निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो पुत्री पद्मला थी उनके नाम पर पद्मला तालाब का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये न्याय की छतरी जो उन्होंने अपने पिता की स्मृति में जिसका निर्माण करवाया था। जब हम बात करते हैं हमीर के दरबार की, तो उनके दरबार में बीजादित्य नामक एक महत्वपूर्ण कवि रहते थे। जैसे ही हमीर की मृत्यु होती है 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर नियंत्रण होता है। इसी के साथ ही हमीर के जो मृत्यु के साथ ही रणथंभौर की जो चौहान वंश की शाखा थी वो भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन तो आ भी चुका है कि हमीर ने अपने वचनों के लिए, शरणार्थियों की रक्षा करने के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए, इसको स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का आ चुका है क्वेश्चन। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रचनाओं के नाम पूछ लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। धन्यवाद।